नमस्कार सर्व मंडळींना. माझा नमस्कार व आपले आजच्या व्याख्यानाला मी सुरुवात करतो आहे. सुनील कितकरू, बाळासाहेब देवरस तृतीय सरसंघचालक यांच्याबद्दल मला बोलण्याचं सांगण्यात आलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपला सर्वांचा आभारी आहे. पूजनीय बाळासाहेब देवरस यांच्याबद्दल सांगण्यासारखं खूप आहे. एक ती थोर विभूती होती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जो विस्तार झाला त्या विस्तारामध्ये त्यांचं फार मोठं योगदान होतं. पूजनीय सरसंघचालकांचा जीवनाबद्दल आपण जेव्हा विचार करू तेव्हा आपण त्यांच्या बाल्यकाळात बाल्यजीवन जे आहे त्याच्यात प्रवेश केल्याशिवाय त्यांचं जीवन कसं होतं, त्यांचा मूळ स्वभाव कसा होता हा आपल्याला लक्षात येणार नाही. बाळासाहेब मधुकर दत्तात्रय देवरस हे त्यांचं पूर्ण नाव. 11 डिसेंबर 1915ला त्यांचा जन्म झाला आणि लहानपणापासूनच घरचं वातावरण एक धार्मिक वातावरण होतं. दत्तात्रयाची उपासना त्यांच्या घरामध्ये होती. आज जेव्हा डॉक्टर हेडगेवार यांच्या संपर्कामध्ये संघ शाखेमध्ये बाळासाहेब जायला लागले आणि त्यांचा संघ शाखेशी संबंध आला. संघ शाखेचे संबंध असतानाच शाळेतल्या शिक्षणामध्ये देखील ते उत्तमरित्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हायचे. प्रथम वर्गामध्येच त्यांचा नेहमी क्रमांक राहायचा आणि हे त्यांची पुढच्या BA LLBच्या शिक्षणापर्यंत त्यांनी कायम ठेवलं. आणि संघकार्य करत असताना एक महिना अगोदर मग मात्र ते पूर्णपणे अभ्यास करण्यामध्ये भिडून जायचे आणि एका महिन्याच्या तयारीत ते उत्तमरित्या उत्तीर्ण व्हायचे. जसं डॉक्टर हेडगेवारांबद्दल आपण म्हणतो की डॉक्टर हेडगेवार हे जन्मजात देशभक्त होते, तसंच बाळासाहेबांच्या जीवनाकडे पाहिलं तर एक आश्चर्यकारक असं एक गोष्ट दिसते की ते जन्मजातच समरसतेचे प्रतीक होते. समता समरसता आज आपण जे शब्द वापरतो ते त्यांच्या जीवनामध्ये हे लहानपणापासून उपजतच होते. त्यांच्या घरी येणारे मित्र स्वयंसेवक यांना ते आपल्या घरी घेऊन यायचे. आईला म्हणायचे की आज माझे 3 मित्र 4 मित्र जेवणास येणार आहेत आणि त्यांची आई त्यांना जेवायला वाढायची. परंतु ते आपल्या आईला सांगायचे की माझ्या सगळ्या जातीचे मित्र असतात, त्यामुळे तू जशी माझी जेवण झाल्यानंतर ताट उचलतेस तसंच तू सगळ्यांचं ताट उचलायचं आणि कोणालाही जात विचारायची नाही आणि सगळ्यांना वाढायचं. स्वयंपाकघरात सगळ्यांना प्रवेश असला पाहिजे. हे बाळकडू त्यांना उपजत होतं आणि त्यांची आई देखील पार्वतीबाई आनंदाने ही गोष्ट मान्य करायची आणि हा व्यवहार लहानपणापासूनच त्यांच्या घरामध्ये पाहायला मिळतो. मधुकरजी जेव्हा शाखेत जायचे तेव्हा एक घटना घडली. ही घटना फार म्हणजे त्यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारी घटना दिसते. एक मंगल नावाचा त्यांचा मित्र होता. तो आजच्या गोंड जनजातीच्या समाजातला होता आणि रोज शाखेत यायचा, बाळाबरोबर शाखेत खेळायचा, दंगामस्ती करायचा. त्याचं एका झोपडीवजा छोटंसं घर होतं. एक दिवस
ते काही दिवस शाखेत न आल्यामुळे मंगलला पाहायला त्याच्या घरी गेले. तर मंगलच्या घरासमोर एका मनुष्य मृत होऊन पडलेला होता. ते पाहून बाळासाहेबांनी विचारलं, अरे हे काय झालं? तर मंगल म्हणाला की मी या माणसाला मारलं आणि हा मरून गेला. हा माणूस यायचा आमच्या घरी आणि आमच्या वडिलांना खूप त्रास द्यायचा आणि वडिलांना त्यांनी जमिनीवर पटकलं, त्यामुळे मला पाहवलं नाही, म्हणून मी पण माझ्या शक्तीनिशी याला पकडून फरशीवर आपटलं. त्याचं डोकं आपटल्याने हा इथे मृत होऊन पडलेला आहे. हे पाहून बाळासाहेबांना धक्काच बसला आणि पोलिसांची कारवाई झाली. पोलीस मंगलला घ्यायला आले. त्याला जेलमध्ये जावं लागलं. जेलमध्ये जात असताना मंगलला बाळासाहेब म्हणाले की तू तुझ्या घरची काळजी करू नकोस, आम्ही ते पाहून घेऊ. आणि बाळासाहेबांनी त्याच्या घरी जे पण आहे ती स्थिती पाहून दुसऱ्या दिवशी काही धान्य, काही वस्तू ह्या त्याच्या घरी आणून दिल्या. घडलेल्या प्रसंगावर त्यांना रात्री झोप आली नाही आणि मनात त्यांनी विचार केला की आत्मरक्षणासाठीच तर मंगलनी हे हत्या केलेली आहे, असं त्यांच्या मनामध्ये विचार आला. मंगल जेव्हा जेलमधून सुटून आला त्यावेळेला बाळासाहेब त्याला भेटायला आले. तर मंगलनी धावत येऊन बाळासाहेबांना मिठी मार आणि म्हणाला की माझा खरा भाऊ तू आहेस. तर हे अकृत्रिम प्रेम आणि एका सेवावस्थेतल्या छोट्याशा आपल्या बालमित्राच्या मदतीला सहजरित्या जाणे, त्याला सांभाळणे, त्याच्या घराला मदत करणे, हे जरी बाळासाहेब संघशाखेत जात असले तरी हा त्यांचा उपजत स्वभाव होता की जो पुढे संघशाखेच्या जाळांमुळे तो देशभर आम्हाला सर्वांना अनुभवास आला. तर अशा प्रकारे बाळासाहेब हे जन्मजात समरसतेचे प्रतीक होते. बाळासाहेबांचं पुढच्या जीवनाकडे आपण जेव्हा पाहूया तेव्हा आपल्याला लक्षात येईल की ते परमपूजनीय गुरुजींच्या संपर्कात आले पुढे डॉक्टरांच्या निधनानंतर, आणि ते बंगालला देखील काही वर्ष प्रचारक होते. नागपूरचे अनेक वर्ष कार्यवाह होते आणि त्यामुळे त्यांचा नागपूरला सर्वत्र संचार राहायचा. तो काळ असा होता की नागपूरवरून देशभरामध्ये प्रचारक जायचे. परंतु बाळासाहेब हे नागपूरचे कार्यवाह अनेक वर्ष होते, ते बंगालला 6-7 महिने प्रचारक होते. याचं कारण शोधताना आज आश्चर्य असं वाटतं की नागपूर हे संघाचं ऊर्जा केंद्र हे नेहमी ताजंतवानं आणि स्फूर्तिदायक राहिलं पाहिजे आणि इथूनच शेकडो कार्यकर्ते निर्माण होऊन देशभरात गेले पाहिजे, हा डॉक्टरांचा आणि गुरुजींचा दृष्टिकोन होता. त्यामुळे बाळासाहेबांसारख्या मातब्बर कार्यकर्त्याला नागपूरचं कार्यवाह बनवण्यात आलं. पुढील त्यांचा प्रगती ही अशी होतच गेली आणि ही प्रगती होत होत ते शेवटी सरकार्यवाह झाले. पण बाळासाहेबांच्या या तरुण वयातल्या जीवनकाळामध्ये एक गोष्ट आमच्या निदर्शनात येते की तरुण वयामध्ये काहीतरी कृती करावी, प्रखर कृती करावी, क्रांतिकारी कृती करावी असं तरुणांना वाटत असतं. तसं बाळासाहेबांनाही वाटायचं आणि ब्रिटिशांविरुद्ध लढलं पाहिजे शस्त्रासकट, असं त्यांच्या मनामध्ये नेहमी विचार यायचे. परंतु ते डॉक्टरांना बोलून दाखवायचे. आपण आजही पाहतो की अनेक लोकांना वाटतं की शस्त्र घेऊन क्रांती केली पाहिजे, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना समजावलं की कारण डॉक्टर स्वतःच क्रांतिकारक राहिलेले होते. त्यांनी सांगितलं की हा काही उपाय जो आहे हा काही स्थायी उपाय नाही आहे, हा तात्कालिक उपाय आहे. आणि आपला समाज का गुलाम झाला
ब्रिटिशांनी आपल्यावर 150 वर्ष का राज्य केलं याचा आपल्याला खोलात जाऊन विचार करावा लागेल. आपला हिंदू समाज आत्मविस्मृत झाला. त्यामुळे नेहमीच हे जर संकट आपल्याला टाळायचं असेल तर आपल्याला शांतपणे आपला हिंदू समाज हा संघटित करावा लागेल. आणि बाळासाहेबांच्या डोक्यात जे क्रांतिकारक होण्याचं स्वप्न होतं ते विरलं. डॉक्टरांनी ते भूत त्यांच्या डोक्यातनं उतरवलं अक्षरशः. नाहीतर त्यांची पूर्ण तयारी झाली होती. कारण त्यावेळेला आपले अनेक संघाचे कार्यकर्ते क्रांतिकार्यात पण गेले होते. आपले संघाचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाळाजी हुद्दार स्पेनला गेले होते, विदेशात चालले गेले होते. त्यांना एक क्रांतिकार्यात ते भाग घेतला होता त्यांनी. तर असं ते वातावरण होतं. आणि म्हणून तरुणांना क्रांतिकार्यातून वळवून संघासारख्या स्थिर नित्यनियमित संस्कार करणाऱ्या कार्यपद्धतीमध्ये बाळासाहेबांना रमवण्याचं कौशल्य हे डॉक्टरांनी दाखवलं. आणि याच्या पुढे डॉक्टर अशा पुढचा प्रवास जेव्हा आपण पाहूया की सरकारी पदावरून जेव्हा त्यांची नियुक्ती झाली, त्यांचे परमपूज्य गुरुजींशी सलोख्याचे संबंध होते. कधी त्यांचा वेगवेगळ्या गोष्टींवरून विचार संघर्ष व्हायचा. गुरुजी एक तत्वज्ञानी होते. आध्यात्मिक पार्श्वभूमी त्यांना होती. रामकृष्ण मिशनमध्ये ते राहिलेले होते. आणि त्या अर्थी बाळासाहेब हे खूप ईश्वरभक्ती, धार्मिक पूजा या गोष्टीमध्ये त्यांना विशेष रस नव्हता. असं हे दोन वेगळे व्यक्तिमत्व होते. परंतु पुण्याच्या संघशिक्षा वर्गात म्हटलेलं वाक्य जे गुरुजींनी बाळासाहेबांमध्ये बद्दल म्हटलेलं आहे की जर तुम्हाला डॉक्टर हेडगेवार पाहायचे असतील तर साक्षात बाळासाहेब देवरस हे त्याचे प्रतिरूप आहेत. डॉक्टर कसे होते, त्यांचं वागणं, बोलणं, व्यवहार कसा होता याची सगळ्यांना स्वयंसेवकांना उत्सुकता असते. त्याचं प्रतिरूप हे बाळासाहेब देवरस आहेत. अनेक जण हे पण सांगतात की बाळासाहेब कधी रस्त्यावर दिसले टांग्यातनं गुरुजी जात असताना म्हणायचे की खरे सरसंघचालक तर पायी चाललेले आहेत आणि मी इथे टांग्यात बसलेलो आहो, असं देखील ते म्हणायचे. इतका त्यांना पूर्ण बाळासाहेबांवर विश्वास होता. गुरुजींची आणि बाळासाहेबांची एक घटना मोठी विलक्षण आहे. ही घटना अशी आहे की ज्या वेळेला संघावर गांधी हत्येचा आरोप लागला आणि गांधी हत्येच्यामुळे संघावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न चालू होता, त्यावेळेला अनेक समूह हे गुरुजींच्या घरावर चालून आलेत, हजारोच्या संख्येत आलेत. ती स्थिती पाहून अनेक स्वयंसेवक गुरुजींच्या घरी रक्षणासाठी धावलेत. स्वयंसेवकांनी पण दंड घेऊन गुरुजींचं रक्षण करण्याचं ठरवलं. पूर्ण तयारी झाली होती आणि समोरचा जमाव उग्र होत चाललेला होता. ती स्थिती पाहून स्वयंसेवकांनी गुरुजींच्या जीविताला धोका आहे ओळखलं. गुरुजींना समजावण्याचा खूप प्रयत्न झाला, पण गुरुजी काही तिथून घरातून हालायला तयार नव्हते. जर माझ्या हिंदू समाजाला माझं जीवन समाप्त करायचं असेल तर मी काय करू शकेल, मी माझं प्राण द्यायला तयार आहे, असे गुरुजी या भूमिकेवर अतूट होते. मोठी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशा वेळेला बाळासाहेबांनी गुरुजींना समजावलं की तुम्ही जरी आमचे सरसंघचालक असले तरी आम्ही सर्व स्वयंसेवक आहोत आणि आमच्या स्वयंसेवकांचं कर्तव्य आहे की तुम्ही आमच्या संघटनेचे प्रमुख असल्यामुळे तुमचं जीवित हानी होऊ द्यायची नाही. त्यामुळे ही गोष्ट आता आमच्यावर सोडा. आणि असं म्हणतात की काही स्वयंसेवकांनी सुरुवातीला फाटकाजवळ आलेल्या लोकांवर दंडाचे प्रहार केले, त्यांनी भगदड पण वाजली आणि जमाव मागे सरला आणि गुरुजींना सुखरूप बाळासाहेबांनी त्या घरातून हलवलं आणि त्यांचे प्राण वाचलेत.
जर ही दुर्दैवी घटना घडली असती तर आज इतिहास वेगळाच राहिला असता. तर असे एक कार्यकुशल, हिंमतबाज, निर्णय घेणारे असे हे सरसंघचालक होते. बाळासाहेबांच्या जीवनाकडे आपण जेव्हा पाहू तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की ते म्हणायचे की डॉक्टरांच्या काळामध्ये संघाचं काम होतं स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचं, म्हणून आपल्या संघाच्या प्रतिज्ञेत देखील तसा उल्लेख आहे. त्याला आपण पॉलिटिकल थ्रस्ट. गुरुजींच्या काळामध्ये संघाचं तत्त्वज्ञान आणि काही संघटनांचा प्रारंभ असं चित्र होतं आणि संघाचं तत्त्वज्ञान, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हा तत्त्वज्ञान रूपात गुरुजींनी सर्व देशभर पसरवला. त्यामुळे संघाचा भर कल्चरल थ्रस्टवर आहे असं म्हटलं जातं. तर बाळासाहेब म्हणायचे की माझ्या काळामध्ये हा जो थ्रस्ट आहे हा सोशल थ्रस्ट आवश्यक आहे आणि तो खरोखरच त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये सोशल थ्रस्टवर फार जोर दिला, ज्याला आज आपण सामाजिक समरसता म्हणतो, सामाजिक न्याय म्हणतो. या गोष्टींवर बाळासाहेबांच्या काळामध्ये फार मोठा वेग आला आणि म्हणून वसंत व्याख्यानमाला पुण्यामध्ये झाली होती की ज्याच्यामध्ये अब्राहम लिंकननी जर म्हटलं की गुलामगिरी जर वाईट नाही तर जगात काहीच वाईट नाही, त्याचप्रमाणे बाळासाहेबांचं ऐतिहासिक वाक्य जो है कि अगर अस्पृश्यता खराब नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, इस प्रकार की बात बाला साहेब जी ने उस समय कही थी. और वो बात बिल्कुल सच है कि बाला साहेब जी ने ये ऐतिहासिक घोषणा की और वो उस समय बोलते थे कि यह जात पात का जो व्यवहार है वो हमें समूल नष्ट करना चाहिए अगर एकात्म समाज हमको करना है. और इसके लिए वो बोलते थे कि हिंदू धर्म इतना विज्ञान निष्ठ है, पर कुछ पुरानी काले बाह्य चातुर्वर्ण जाति व्यवस्था को हम क्यों अपनाते हैं, हमें उसको छोड़ना चाहिए. और इसलिए वो अपने बौद्धिकों में बोलते थे कि तातस्य कुपो यबीति ब्रुवान, माने जो हमारे पूर्वजों ने जो कुआं बांधा है, क्षारम जलम का पुरुषा पिबंती, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बांधा है इसलिए हमको उसको पानी पीना है, वो क्षार युक्त है, वो अच्छा नहीं है, फिर भी हमारे परदादा दादा ने उसको बांधा है, बनाया है उस कुएं को, तो उस कुएं का पानी हम पीते ही रहेंगे, ऐसी भूमिका नहीं होना चाहिए. इस प्रकार की बात बाला साहेब हमेशा उदाहरण के रूप में कहते थे. उनका संस्कृत का बहुत अच्छा अध्ययन था, इसलिए वो सुभाषितों का उपयोग अपने भाषणों में बखूबी करते थे. जब गांधी हत्या होने के बावजूद उसके बाद वो उठने के लिए जो व्यवहार हुआ, वो भी उस व्यवहार में मौलीचंद्र शर्मा को पत्र देना और पंडित नेहरू को पत्र न देकर मौलीचंद्र शर्मा को पत्र देकर, यह गांधी हत्या के बाद का जो सत्याग्रह हुआ और उसमें से गुरुजी और बाद में सबकी जेल से छुटकारा हुआ और संघ से बंदी उठी, इसमें बाला साहेब जी का बहुत बड़ा योगदान रहा. और वो होशियारी से उन्होंने मौलीचंद्र शर्मा से यह पत्र देकर किया था. आगे के समय में हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत बड़ा जो घटना है वो इमरजेंसी की है, आपातकाल की है. आपातकाल जो लग गया और उस आपातकाल के समय बहुत ही सब लोग थर्रा गए थे, सब डर गए थे. और इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई उसके कारण अच्छे अच्छे लोग जेलों में चले गए थे, राजनेता लोग भी सब चले गए थे और सब जगह भय का वातावरण था और इनसे कौन लोहा लेगा, ऐसी परिस्थिति थी. जयप्रकाश नारायण सामने आए थे. जयप्रकाश नारायण जी को साथ देने के लिए बाला साहेब जी ने तय किया और संघ के भी हजारों कार्यकर्ता जेल में थे, पर बाला साहेब निश्चिंत थे. और बाला साहेब जी ने बड़े कड़ाई से, बहुत तैयारी से योजना बनाई और एक अपने भूमिगत कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी की पूरे देश भर में. और उसके द्वारा
आपातकाल का जोर शोर से विरोध किया, स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। 19 महीनों तक का वह इतिहास एक जाज्वल्यमान इतिहास है। लोकशाही पर जो हमला हुआ, संविधान पर जो हमला हुआ, वो उस समय हुआ। और जब सारे लोग हाथ पर बैठ गए थे, ऐसे समय में बाला साहेब जी ने यह आपातकाल का आह्वान स्वीकारा और संघर्ष से बंदी भी उठी। बाद में जनता पार्टी बनी, वो हमें सारा इतिहास पता है। उस जेल में एक कहने लायक घटना ऐसी थी कि उस जेल में समाजवादी, कम्युनिस्ट, मुस्लिम, ईसाई सारे विचारों के लोग थे और रोज़ वहाँ अलग अलग बौद्धिक चर्चाएं होती थी। तो बाला साहेब जी ने ये स्वयं अपने एक भाषण में कहा कि वहाँ महीना महीना रोज़ कोई ना कोई अपने विचार व्यक्त करते थे। तो उस विचार में हिंदू समाज को गालियाँ देते थे कि हिंदू समाज में जाति प्रथा है, ये है, दकियानुसी है, पोंगा पंडित है, ऐसे अलग अलग प्रकार की आरोप हिंदू समाज पर लगता था, चाहे समाजवादी हो चाहे कम्युनिस्ट हो। तो बाला साहेब जी ने आखिरी बार जब उनका मौका आया, उन्होंने बताया कि आप जिसको गाली दे रहे हैं तो आपके सामने कौन सा समाज है, तो वो हिंदू समाज ही है। समाज आता है ना मुस्लिम समाज आता है, तो आप भी हिंदू समाज का ही विचार करते हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं कि ये समाज में सुधार आना चाहिए, ये समाज में परिवर्तन आना चाहिए। हमारा दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन तरीका अलग है। और यह बात लोगों को बड़ी आश्चर्य लगी और आखिर में आप हिंदू समाज को ही सामने रखकर काम करते हो। उन दिनों वहाँ मुसलमानों से भी बहुत संपर्क, और उन दिनों उन संपर्क आया तो बाला साहेब जी कहते थे कि उस समय चर्चा चलेगी क्या संघ में मुसलमान आ सकते हैं क्या, ऐसी चर्चाएं वहाँ चलने लगी। तो बाला साहेब जी ने कहा कि इंडोनेशिया के मुसलमान जिस तरह से कहते हैं और उनके नाम भी हिंदुओं के रहते हैं, विष्णु है, राम है, गणेश है, उनका एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरवेज है। तो बाला साहेब जी कहते थे कि वो बोलते हैं वी हैव चेंज अवर रिलीजन बट वी हैव नॉट चेंज अवर फोर फादर्स। तो हमारे पूर्वज एक ही है, वही है, और मातृभूमि हमारी यही भारत माता है, और जो इस मातृभूमि को अपनी माता मानता है, उस पर निस्सीम प्रेम करता है, वो संघ की शाखा में आ सकता है। आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से जो कार्य अब फैल रहा है और मुस्लिम भाइयों में भी यह भावना आ रही है कि यह हमारी मातृभूमि है, तो यह उसके द्वारा, इस संगठन के द्वारा सिद्ध भी हो रहा है। तो बाला साहेब जी की इस तरह से यह दूरदृष्टि थी। बाला साहेब जी के कार्यकाल में जो एक बहुत बड़ा आक्रामक रीति से और एक बहुत ही सुंदर ऐसा कार्य हुआ जिसमें हिंदू समाज में जो एक ग्लानि और एक हम जिसको बोलते एक स्थितिशीलता आई थी, उसको राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण एक जागरूक हिंदू समाज फिर से खड़ा हुआ। उसकी योजना, उसके द्वारा किए गए अलग कार्यक्रम, इसकी मालिकाएं शुरू हुई और हम देखते हैं कि 92 में बाबरी ढांचा भी गिर गया और एक हिंदू समाज में जागृति की लहर आई कि भगवान राम का भव्य मंदिर उसी के जन्म स्थान पर बनना चाहिए। बाला साहेब जी के कार्यकाल में आपातकाल और यह राम जन्मभूमि का आंदोलन यह अभूतपूर्व रहा। संघ के स्वयंसेवकों को उन्होंने एक इस विधायक शक्ति के रूप में तो खड़ा किया, पर साथ में संघर्ष करने की भी प्रेरणा दी। समय आने पर संघर्ष करने की भी प्रेरणा दी और वो इसलिए बोलते थे कि ये समाज में हिंदू धर्मांतरित हो रहे हैं या हिंदू समाज पे बहुत सारे संकट है,
तो उस समय उन्होंने आलंदी के विश्व हिंदू सम्मेलन में हिंदू वोट बैंक की बात की थी और उन्होंने बोला था कि अगर हिंदू समाज जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हुआ, जहाँ जहाँ वो संख्या में कम हुआ, वो क्षेत्र भारत से कटा या वो भारत से अलग होने के उग्रवादी आंदोलन उन क्षेत्र में हुए, कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, इसमें हमने देखा है, अनुभव किया है कि बाला साहेब जी की वाणी कितनी सच्ची थी और इसलिए वो बोलते थे कि धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसे कार्य करने के लिए जो देवदुर्लभ टीम जो है, जो एक संच है, वो उसके द्वारा मैं करता हूँ, ऐसे ही बाला साहेब बोलते थे। बाला साहेब जी के जीवन की ये सब घटनाएं हमको देखकर आश्चर्य भी लगता है। मैं स्वयं बाला साहेब जी को मैंने स्वयं देखा, इसलिए दूसरों के अनुभव हम क्या बताएं। सभी के बहुत सारे अनुभव बाला साहेब जी के बारे में हैं। किशोर अवस्था में मैंने बाला साहेब जी को देखा और राष्ट्रीय सेविका समिति का एक शिविर, अखिल भारतीय शिविर लगा था, उसमें बहुत बारिश आई थी। उस समय एक झुग्गी झोपड़ी, एक सेवा बस्ती में मैं शाखा चलाता था। उस शाखा के स्वयंसेवकों के ऊपर रक्षण की और प्रबंधन की व्यवस्था थी। उस 30-40 स्वयंसेवकों ने बखूबी उसको निभाया और बाला साहेब जी ने पूछा कौन सी शाखा है, तो ये हमारी काचीपुरा शाखा है। तो बाला साहेब जी को बड़ा आनंद हुआ, सेवा बस्ती में ऐसी शाखा लगती है और ऐसे स्वयंसेवक है। उन्होंने हमारी शाखा में, उस शाखा में भेंट करने का मनोदय प्रकट किया। वो हमारी उस शाखा में आए। उस शाखा में उस दिन हमने 100 के ऊपर संख्या रखी थी। उनका बहुत बस्ती के लोगों ने बड़ा स्वागत किया और हम लोगों को बड़ा आनंद हुआ। मुझे ध्यान में आता है बाला साहेब जी को देखने से कि वो बहुत हम लोगों से बात तो करते थे, लेकिन बहुत कम करते थे। मैं कुछ वर्ष पश्चात प्रचारक गया, अरुणाचल प्रदेश में मैं प्रचारक गया और प्रचारक से आने के बाद बीच बीच में मैं कभी कभी घर आता था तो बाला साहेब जी को मिलने का मौका मिलता था। मैं जब प्रचारक था तो वो सरसंघ चालक थे और मेरे घर में वो एक बार मिलने आए थे। वो घर का ख्याल रखते थे। ये मुझे बड़ी आश्चर्य की बात बाद में पता चली। और जब वो मैं पहली बार 1 साल के बाद अरुणाचल से आया, उन्हें मिला, तो कार्यालय में उनको नमस्कार करके मैं बैठा तो उन्होंने, मुझे लगा कि शायद वो अब मुझे पूछेंगे कि शाखा शुरू हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, कितनी शाखाएं हैं, कैसा काम चल रहा है। उन्होंने मुझे ये कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मेरे को पूछा कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को भारत के मानते हैं या नहीं, कैसे है, उनके विचार कैसे हैं, उनको यह अपनी मातृभूमि लगती है कि नहीं। बस इसके बारे में उन्होंने पूछा कि उनके दृष्टि से यह देशभक्ति की भावना वहाँ के सामान्य जनों में निर्माण हो, यह हमारा मूलभूत काम है, वह खड़ा होना चाहिए। वो शाखा से तो होगा ही, लेकिन यह दृष्टि लेकर हमने व्यवहार और काम करना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में, ये उन्होंने पहचाना था। इसलिए इस प्रकार की बात मुझसे की और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस प्रकार की वैचारिक जो उनकी जो सोच थी वो बहुत ही महान ऐसी थी। संघ कार्यालय में दोपहर में 3 बजे चाय मिलती थी और चाय पीने बाला साहेब जी नीचे आते थे, एक लकड़ी के पाट पे बैठते थे। तो सारे स्वयंसेवक उस समय नागपुर के कि बाला साहेब जी का दर्शन होगा, मिलना होगा, इसलिए कार्यालय में आते थे और कार्यालय में सब लोग चाय पीते थे। बाला साहेब जी नज़र घुमाते हुए एक एक से फिर परिचय भी कर लेते थे। मेरे साथ एक दिन मैं जब मंडल कार्यवाह हो गया तो मेरे साथ एक मुख्य शिक्षक को मैं लेके गया था और चाय पीते पीते उसका परिचय हुआ, उसका नाम पूछा, शाखा पूछी और पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि ये जो चाय पी रहे तुम्हारे सामने बैठे इनको पहचानते हो क्या।
तो वो मुख्य शिक्षक ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं पहचानता। तो बाला साहेब जी ने बोला, या तो तुम रोज शाखा नहीं लगाते होंगे दैनंदिन, या ये आपके शाखा में कभी आए नहीं होंगे। वो हमारे नगर संघ चालक थे और इस तरह की दो तरफा बातें कर कर दोनों को उन्होंने संदेश दिया कि शाखा तो नियमित लगनी चाहिए और शायद संघ चालक हो, बड़े अधिकारी हो, उन्होंने सब शाखाओं में जाकर उनका व्यक्तिगत परिचय मुख्य शिक्षक कार्यवाह से होना चाहिए। आज यह बातें बहुत हमें छोटी लगती है, लेकिन यह बातें को अगर हम भूल जाएंगे तो हम मजबूत नींव वाला बड़ा संगठन हमें जो करना है उसमें बाधाएं आ सकती है। तो बाला साहेब जी की ये जो दृष्टि थी यह अद्भुत थी और इसलिए उनके बैठकों में जब हम बैठते थे तो मुझे अभी भी याद है कि हम तो मुख्य शिक्षक कार्यवाह उस स्तर के कार्यकर्ता थे, लेकिन जो नगर कार्यवाह, भाग कार्यवाह, बड़े बड़े पदों पर आसीन अधिकारी रहते थे, उनसे वो ज़्यादा सवाल करते थे और लटपट पैर होते हुए और बहुत ही थर्रा जाकर कार्यकर्ता डर जाते थे। पर वो छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े ही प्यार से और बहुत सुंदर तरीके से बातचीत करते थे। इसका मतलब जितना आदमी ऊपर के पद पर जाएगा उसके प्रति वो कठोर व्यवहार करते थे और निचले वाले से वो बड़ा ही मधुर व्यवहार करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको उभारना है और बड़ों को बड़ा अधिकार मिल गया तो वो अधिकार पद को उसको न थोपते हुए वो अपने सहयोगी, छोटे सहयोगी के साथ एक आत्मीयता का व्यवहार करे, यह भी उसमें से वो सूचित करते थे। तो बाला साहेब जी जब हम उनकी तरफ देखते थे वो गौरवर्णीय लगते थे और जब गणवेश में देखते थे तो वो हमको सच में वो कमांडर इन चीफ लगते थे। उनका एक परिवार हमारे शाखा के पास रहता था, देवरस परिवार। मैंने उनको पूछा, उनके घर वालों को, कि बाला साहेब जी के बारे में कुछ जानकारी बताइए। तो उन्होंने बताया कि बाला साहेब जी की इच्छा तो आर्मी में जाने की थी और इस देश का एक दिन चीफ ऑफ आर्मी बनने की थी और वास्तव में वो हमारे देश के एक अलग अपने एक सबसे विशाल संगठन के वो प्रमुख ही बने और उन्होंने जो सीमा पर लड़ने वाले सैनिक हैं वैसे देश के अंतर्गत ऐसे ही फौजी दिल के स्वयंसेवक तैयार किए। तो बाला साहेब जी के ये जीवन को जब देखने के बाद उनके जो अंतिम क्षण थे तो उस समय उनकी तबीयत तो काफ़ी ख़राब थी। उन्हें डायबिटीज़ हुआ था और डायबिटीज़ बहुत सालों से था, उसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी और उस तकलीफ़ में भी वो प्रवास करते थे। उनके समय में जनजाति क्षेत्र में कार्य काफ़ी बढ़ा। गुमला में, बस्तर में जनजाति लोगों के सम्मेलन हुए। अपनी तबीयत खराब होते हुए भी बाला साहेब वहाँ गए और सबसे आश्चर्य की बात, चेन्नई में संघ कार्यालय को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। हमारे कुछ प्रचारकों को शहीद हो गए थे और बाला साहेब जी तो विकल अवस्था में नागपुर में थे, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी। पर यह समाचार मिलने के बाद बाला साहेब जी से रहा नहीं गया। डॉक्टर ने मना करने के बाद अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बाला साहेब चेन्नई में गए। उन शहीद प्रचारक बंधु, कार्यकर्ता बंधुओं के परिवारजनों की सांत्वना की और वो उनको मिले। उस समय वो तबीयत के कारण उन्होंने बहुत परेशानी उठाई, फिर भी वो वहाँ मिलने गए। यह एक अद्वितीय उदाहरण है। इनके स्वयंसेवकों के प्रति जो एकात्मता की भावना है वह इससे परिलक्षित होती है और अपने इस संघ के स्वयंसेवकों को उसको परिवार वो मानते थे और उसी भावना से वो देश भर के स्वयंसेवकों का ख्याल रखते थे।
यह बात इस चेन्नई के संघ कार्यालय के ब्लास्ट होने के बाद बाला साहेब जी का जाना और ऐसे तबीयत खराब होने के बावजूद यह वास्तव में हमें प्रेरणादायी है। बाला साहेब जी के इस जीवन को देखने के बाद आज हमें लगता है कि संघ तो विशाल वटवृक्ष हो चुका है। बाला साहेब जी ने बताया कि संघ की शाखा जो है उसमें से अनेक कार्यकर्ता निर्माण होंगे और इस कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, और इसलिए तरुण भारत नागपुर का पेपर जो है समाचार पत्र है उसको खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। जो भ्रष्टाचार होता है सहकार क्षेत्रों में, तो सहकार क्षेत्रों में आदर्श बैंक्स खड़ी करना, ऐसे बैंक्स नागपुर में बाकी सभी जगहों में उन्हें खड़ी करवाई। स्वयंसेवकों को विद्यालय है, वाचनालय है, जनजाति क्षेत्र में सेवा कार्य है, उसके लिए डॉक्टर हेडगेवार शताब्दी का जो समारोह का उन्होंने उपयोग किया उस कार्यकाल का। आज संघ के 1.5 लाख सेवा कार्य है। स्वयंसेवकों की यह प्रचंड शक्ति को उन्होंने इस माध्यम से लगाया और सेवा कार्य से समाज परिवर्तन हो सकता है, यह सिद्ध करवाया। यह होकर ऐसा समाज जब आगे बढ़ेगा तो एक समय में समाज और संघ का काम एक हो जाएगा, संघ और समाज अलग नहीं रहेगा। यह जो तीसरी जो स्टेज आने वाली है उसका प्रारंभ हो चुका है, परंतु बाला साहेब जी ने 2 स्टेजेस पूरी की अपने कार्यकाल में। जो संघ शाखाओं का देश भर में जाल बिछाना, चाहे पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो चाहे केरल हो, केरल में भी उनके कार्यकाल में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। और दूसरी बात, विविध क्षेत्रों का काफ़ी विस्तार हो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, यह एक क्रमांक के संगठन है। यह दूरदृष्टि बाला साहेब जी की थी, पर उस समय में वो इसका जो मूल स्तोत्र है, हमारी कार्य पद्धति जो है वो संघ शाखा है। इसलिए वो संघ शाखा का वर्णन करते हुए कहते थे कि संघ शाखा क्या है। शाखा यानी कार्यक्रम, और कार्यक्रम माने उसमें से संस्कार के कार्यक्रम करना और कार्यकर्ता निर्माण करना। केवल इतना नहीं है, और समाज के संघ की जो शाखा है वह निर्व्यसनी तरुणों का निर्माण केंद्र है, वह महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी है, सज्जनों को आनंद देने वाला स्थान है, और सबसे बड़ी बात माने समाज जीवन के विविध क्षेत्रों को सुयोग्य कार्यकर्ता देने की वो एक फैक्ट्री है। और वह बात आज हम देखते हैं कि संघ का विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है, और स्वयंसेवकों को ही पता नहीं है कि इतने प्रकार के संघ के कार्यकर्ता विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर ब्लड बैंक की चेन है, हेडगेवार ब्लड बैंक से लेके अलग अलग प्रकार की ब्लड बैंक है। बाला साहेब जी के नाम पर बाल भाऊ ब्लड बैंक मेरठ के अंदर है। ऐसा कोई क्षेत्र संघ के स्वयंसेवकों ने छोड़ा नहीं कि जहाँ वो नहीं है। ऐसे जीवन के सभी क्षेत्रों में वो गए, राजनीति में भी गए, और राजनीति में जाने के बाद बाला साहेब जी हमेशा ये बात बोलते थे, और हमने बौद्धिकों में भी सुनी है कि राजनीति में पूरी तरह उसको उसमें मिल जाना और वही सर्वस्व है, ऐसा स्वयंसेवकों ने नहीं समझना चाहिए। वो भी एक क्षेत्र है। इसलिए वो उदाहरण देते थे कि घर में बाथरूम होता है, नहाने का कमरा होता है जहाँ हम स्नान करते हैं, पर सबसे ज़्यादा फिसलने का जो मौका होता है वही होता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो होती है गीली होती है, तो वहाँ गिरने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ संभल के चलना पड़ता है। वैसा ही राजनीति का क्षेत्र है। यह बात वो उस समय में कहते थे, वह बात आज भी लागू है। तो इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को वो सचेत करते थे। यह सब उन्होंने करते हुए संघ को एक ऊंचाई पर छोड़ा है। जब हम आज की स्थिति देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में बाला साहेब जी ने जो बात कही सामाजिक समरसता की,
वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और राष्ट्र पर संकट, इस दृष्टि से भी एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज अपने देश में जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को तोड़ने का षड्यंत्र शुरू है। महाराष्ट्र के हुए भीमा कोरेगांव का प्रकरण ऐसा है, उसके अंदर कुछ 12-13 माओवादी आज जेल के अंदर हैं, जिन्होंने अपने देश की प्रधानमंत्री की हत्या की भी योजना बनाई थी। उन माओवादियों ने 2021 तक भारत में सशस्त्र क्रांति करने का तय किया है। उसी के लिए शाहीन बाग सीए विरोधी आंदोलन, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। उसी प्रकार आज किसान आंदोलन की बात चल रही है, उसमें भी ये लोग घुसे हुए हैं। तो समाज को जातिवाद, धर्म अलग अलग प्रकार से तोड़ने का एक बृहत व्यापक षड्यंत्र आज फिर कार्यरत है। ऐसे समय में किसी को जाति के ऊपर अन्याय हो रहा है, गरीब का शोषण हो रहा है, आर्थिक न्याय नहीं हो रहा है, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, तो बाला साहेब जी उस समय भी कहते थे कि जंगल में जाके नक्सलवादी काम कर सकते, क्रिश्चियन मिशनरी काम कर सकते। तो आपको किसने रोका है? आप संघ के सेवक हो या आप नागरिक हो, आपको ये ध्यान में आता है कि यहाँ मुझे खुद जाना चाहिए, तो इसमें किसी की पूछने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वो समय अभी चल रहा है और संकट धीरे धीरे संकट से घिरना चालू है। उसको पहचान कर उसको मुंहतोड़ जवाब देना ये अति आवश्यक हो चुका है। और ऐसे समय में बाला साहेब जी ने जो हमें सामाजिक समरसता का जो आयुध दिया है, उसको हम हमारे जीवन में पालन करें। हम जात पात को पालन अपने मन में न करें, अपने व्यवहार में न करें। हमारे घर पर आने वाले कचरा उठाने वाले भाई हो, या होटल में काम करने वाले भाई हो, रद्दी बेचने वाले भाई हो, दूध देने वाले हो, अखबार बांटने वाले, हमारा उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? झुग्गी झोपड़ियों में हम जाते हैं क्या? ये हमें सब देखना पड़ेगा। इस तरह के व्यवहार करने वाले स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी शक्ति हमें इस कार्य में लगाना पड़ेगा। बाला साहेब जी अगर ये होते तो आज वो हमें इसी प्रकार का मार्गदर्शन करते, क्योंकि वो सामाजिक समरसता को अत्यंत महत्व देते थे। क्योंकि यह नहीं हुआ तो जो राष्ट्रविरोधी तत्व है वो इसी का लाभ उठाकर आपके अंदर विभेद बनाकर आपको आपस में लड़ा रहे हैं। बाला साहेब जी खुद एक अच्छे किसान थे। बालाघाट का अरण्य उनकी खेती थी, और बड़े बड़े खेती के विद्वानों को, पंडितों को आश्चर्य लगेगा, बाला साहेब जी ने उत्कृष्ट खेती की थी। उस समय वो मजदूरी करने वाले खेती में उनको पूरी मजदूरी देते थे। तो बाजू बाजू के लोग बोलते थे, आप पूरी मजदूरी देते हो, पैसा देते हो, इसलिए हमको भी देना पड़ता है, आप मत दो, कम दो। तो बाला साहेब जी बोले, ये मेरे से नहीं होगा, उनका शोषण क्यों करना, उनको जो उनकी मेहनत आना है वो देना ही चाहिए। यह कितनी बड़ी बात है कि ये छोटा सा व्यवहार है। आज समाज के अंदर जो अमीर बन चुके हैं, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से भी हमारे यहाँ काम करने वालों को, छोटे मोटे लोगों को उनकी अर्थ सहायता करें? उससे कुछ होने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा कुछ धन कम होने वाला नहीं है। तो बाला साहेब जी ये बात कहते थे, और वो कहते थे कि खेती 3 साल लगातार करने के बाद 1 साल नुकसान होता है, और इसलिए सरकार ने जो है हमेशा ये 1 साल का नुकसान जोड़कर भाव तय करना चाहिए अनाजों का, और उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट खेती में होती है उसकी टोटल लगाकर फिर भाव तय करना चाहिए। आज हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो ये किसी के दिमाग में नहीं आता है कि 3 साल में 1 साल जरूर ऐसा होता है कि जो नापिकी होती है, फसल बराबर आती नहीं है, वर्षा ज़्यादा हो जाती है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये 1 साल का जो नुकसान है उसको जोड़कर एमएसपी बनाना चाहिए। यह क्रांतिकारी बात बाला साहेब जी ने उस समय कही थी। तो हमारे जो संगठन है वो कार्य तो कर रहे हैं, हमारा प्रभाव भी बड़ा है, लेकिन संघ को अपना प्रभाव बढ़ाना नहीं है, तो संघ को, समाज को खड़ा करना है
जो डॉक्टर साहब ने जो लक्ष्य रखा था कि इंग्रज क्यों यहाँ आए, इसका कारण वो इंग्रज नहीं है तो हम लोग हैं। हमारे अंदर की कुप्रथा है, जाति भेद, राष्ट्रभक्ति की कमी, आत्मविस्मृतता, यह गुण है और इसको दूर करना है तो संघ शाखा, समरसता युक्त व्यवहार, राष्ट्रीय दृष्टि से व्यवहार करना, संघ शाखा के अलावा 23 घंटे भी हमारा वैसा व्यवहार हो और केवल शाखा में जाकर शाखा का प्रभाव समाज में पड़े, इस दृष्टि से प्रत्येक स्वयंसेवक नागरिक का उसमें योगदान हो, तभी हम लोग हमारा कर्तव्य का बोध हमें हुआ है। और बाला साहेब जी का जब हम नाम ले रहे हैं तो हमारे इस कर्तव्य को हम फिर आज इस दिन याद करें और उनके पदचिन्हों पर चले। जो पदचिन्ह जो है वो एक हिंदू राष्ट्र का अपना ध्येयवादी है और हम ध्येय से सब लोग जुड़े हुए हैं और उस ध्येय के कारण ही हम सब बंधु हैं और हमारी इस बंधुता को हमारे हिंदू समाज में हम बांटे। इतना ही मुझे आज के प्रसंग पर कहकर मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।